बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10 की NCERT बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों श्वसन। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी जो आपकी कक्षा 10 की है, NCERT की है, उसका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, उनकी हमने बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पहले उस चैप्टर को देख लें। वो चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो क्लास होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके क्लास के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 10वीं कक्षा के, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्यारे बच्चों श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। देखिए, हमारा टॉपिक है श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर है? सीबीएसई के बच्चों के लिए रेस्पिरेशन। ओके, चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हेडलाइन हमारा है, वो है श्वसन। तो हम लोग पहले समझते हैं श्वसन के बारे में, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन प्यारे बच्चों अगर अपनी भाषा में बोले तो हम लोग जो सांस लेते हैं, लेने के बाद जितनी प्रोसेस होने के बाद, सारे प्रोसेस के बाद जो हमारा CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनता है, हम लोग सांस में लेते हैं ऑक्सीजन। वो कंप्लीट सारा कुछ करने के बाद, सारा प्रोसेस हम बताने वाले हैं आपको वीडियो में, सारा कुछ होने के बाद हम अपने नाक से जो छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये लेने से लेकर के छोड़ने तक की जो प्रक्रियाएं होती है, वो हम क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो आइए श्वसन का डिफिनेशन थोड़ा देखें। श्वसन के बारे में यहाँ बताया गया, भोजन से ऊर्जा उत्पादन। जिस खाने को प्यारे बच्चों हम लोग खाते हैं ना, उससे हमें मिलती है ताकत, ऊर्जा। तो भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन, यानी हमारे बॉडी में असंख्य कोशिकाएं हैं, मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, और सारे असंख्य कोशिकाओं में जब हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना हमारे कोशिकाओं को मिलता है, जिससे आज आपके सामने ये गुरुजी बोल पा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेल कंप्लीट है, मतलब वो भोजन लेके रखा हुआ है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा सेल काम करना बंद कर देता है, यानी कि सेल को, यानी कोशिकाओं को भोजन चाहिए। तो श्वसन हम किसे कहते हैं? भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का जो टूटना होता है, उसको हम श्वसन कहते हैं। श्वसन प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। श्वसन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय श्वसन होता है, दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। क्लियर है? श्वसन दो प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप मेरे इस क्लास को ध्यान से देखते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं क्लास में ही याद करवा दूंगा। दैट्स इट। चलिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला? श्वसन के बारे में बताया प्यारे बच्चों कि श्वसन वह होता है जिस भोजन को हम लोग खाते हैं, उससे ऊर्जा उत्पादित होती है। जिस भोजन को हम खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है, और वो भोजन हमारे कोशिकाओं में जाकर के विखंडन होता है, टूटता है, और उससे मिलती एनर्जी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे भी हमारा इन्वायरमेंट में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, उसमें मिश्रित ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं, सभी मिले होते हैं। लेकिन मेनली हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन को अपने नाक से लिया, नाक के बाद वो हवा हमारे कंठ के पास जाता है, वो हमारा पूरा प्रोसेस होता है। मैं आगे बताऊंगा इस टॉपिक को। तो नाक से हमने जो ऑक्सीजन लिया, लेने के बाद सारे प्रोसेस के बाद जो CO2 हम छोड़ते हैं, उसको सारे लेने से लेकर के छोड़ने तक की जो प्रक्रियाएं हैं, उसे हम श्वसन कहते हैं। क्लियर है? एक तो श्वसन का ये भी कह सकते हैं, भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का जो टूटता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। प्यारे बच्चों कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वो है श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गुरुजी होते हैं। पहला है वायवीय श्वसन। पहला क्या है? वायवीय श्वसन, जो हम लोगों के अंदर होता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन, जो कि ईस्ट में होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों की गुण को, दोनों का क्या क्या गुण है। देखिए, वायवीय श्वसन की बात करें
वायवीय शोषण की बात करें प्यारे बच्चों, तो इनमें क्या बोला गया, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे हम लोगों में, हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हवा को इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो वायवीय शोषण जो होता है वो होता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ओके। और ये क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा उपचयन, हमारे जो सांस हम लेते हैं उसमें ग्लूकोज का जो है पूरा उपचयन करता है वायवीय। वायवीय क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है उनका पूरा विखंडन करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लियर है। वायवीय शोषण हम लोगों में होता है। वायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो वायवीय शोषण होगा। दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, मतलब ग्लूकोज का पूरा टूटता है, और ग्लूकोज पूरा टूटने के बाद हमें क्या मिलता है, CO2 गैस बनता है, पानी बनती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिस वजह से हम बोल पाते हैं, सारे काम को कर पाते हैं। तो हमारे अंदर मानवों में वायवीय शोषण का काम होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। देखिए अगला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बोला गया है यही वायवीय शोषण। अभी तक हम बात कर रहे हैं वायवीय के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वायवीय शोषण के बारे में। कुछ पॉइंट और रह गया उनको देख रहे हैं, वायवीय शोषण के बारे में, ठीक है। वायवीय शोषण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो वायवीय शोषण में देखिए यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और ये दोनों आदमी कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य ये मिलेगा हमारे शरीर के कोशिकाओं में। कोशिका में मौजूद होती है कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं में जो भरी होती है द्रव उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और उसमें मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में वायवीय शोषण होता है, और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब जब हम लोग वायवीय शोषण, क्यों अधिक ऊर्जा हो रही है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हम लोगों के अंदर काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए तो भारी से भारी काम भी हम लोग कर पाते हैं, और ये बिल्कुल मनुष्यों में होता है, हम लोगों में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे कि वायवीय शोषण के लिए किन किन चीज को देखना पड़ता है। वायवीय शोषण के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन लेना होगा, साथ ही साथ ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण उपचयन होता है, और पूर्ण उपचयन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और साथ ही साथ क्या बनता है, ऊर्जा, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। और ये शोषण किस में होता है, मनुष्यों में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों, मनुष्यों में होता है। कौन सा शोषण, वायवीय। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार शोषण का। पहला तो वायवीय शोषण हो गया, दूसरा आपका अवायवीय हो गया। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा अवायवीय शोषण के बारे में। तो चलिए इनको भी समझते हैं, अवायवीय शोषण क्या होता है। तो इनके लिए पहला बिंदु है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ग्लूकोज का पूरा उपचयन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन तो लेते नहीं है। इस कंडीशन में जो ग्लूकोज होता है भोजन में, उनका पूरा विखंडन नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके वजह से, अगर ग्लूकोज पूरा उपचयन नहीं होता, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है। और जब पूरा विखंडन नहीं होता है प्यारे दोस्तों, तो CO2 गैस बनती है, एथेनॉल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या है मैं बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेना है, धैर्य रखिए। और ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब अवायवीय शोषण में थोड़ा और बिंदु है, उनको भी देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, यह केवल कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय शोषण कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। वायवीय शोषण कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अवायवीय शोषण में सिर्फ कोशिका द्रव में होता है अवायवीय शोषण, और यहाँ पर ऊर्जा प्यारे बच्चे कम बनती है। और ये जो शोषण होता है ये होता है ईस्ट में। ईस्ट मतलब खमीर में, इसको बोलते हैं हिंदी में खमीर। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जो देखते हैं, जो ग्लूकोज ग्लूकोज बार बार आ रहा है वायवीय और अवायवीय दोनों में। चलिए देखिए, वायवीय और अवायवीय दोनों में जो आता है ग्लूकोज, इनके बारे में जरा समझते हैं।
देखिए यहां आपको दिख रहा है ग्लूकोज का विखंडन। अब ये ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आपके एग्जाम बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको लिख देता हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, एकदम टाइट कर लीजिए बढ़िया से। C6H12O6, 66H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये जो भोजन में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन। अब किस किस कंडीशन में होता है, तो 3 कंडीशन में होता है। देखिए पहला तो कोशिका द्रव में ये जो है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कहाँ है, हमारे कोशिका में जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो हमारा ग्लूकोज कोशिका द्रव में गया। और ये पायरुवेट होते हैं, पायरुवेट और ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में आते हैं, समझिए जब हमारे कोशिका द्रव में ग्लूकोज और पायरुवेट ये दोनों इसमें आते हैं तो इनका विखंडन होता है, टूटता। और पायरुवेट का जो सूत्र है CH3COCOOH, पायरुवेट का जो फॉर्मूला है CH3COCOOH। इन्हें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये काम आने वाला नहीं है। मैं बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे डाल दिया हूं। चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे कि ग्लूकोज जो हमारे भोजन में है, ये ग्लूकोज वाले भैया कहा जाते हैं, कोशिका द्रव में। और पायरुवेट पाया जाता है कोशिका द्रव में। जब ये ग्लूकोज और पायरुवेट कोशिका द्रव में टूटता है, किस किस कंडीशन में, पहला कंडीशन ये कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ईस्ट में ऑक्सीजन अपसेंट रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और ईस्ट में जाकर के इनका विखंडन होगा, किसका, ग्लूकोज और पायरुवेट का। तो एथेनॉल का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और कम ऊर्जा मिलेगी। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज जो हमारे भोजन में होता है ये जाता है कोशिका द्रव में, पायरुवेट पाया जाता है कोशिका द्रव में। जब ये दोनों भैया इसमें चले गए, ये दोनों आदमी इसमें चले गए, तो कोशिका द्रव में जो विखंडन होता है ग्लूकोज प्लस पायरुवेट का, तो वो जब होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन अपसेंट होता है, उस कंडीशन में ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थिति जब होती है तो ईस्ट में होता है विखंडन, और ये बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा कम मात्रा में। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति फिर होगी, जैसे हमारी पेशी कोशिका में भी, जैसे मान लीजिए हम लोग खूब दौड़ धूप करते हैं, खेलते हैं, प्ले करते हैं, 1 आध घंटा खेले और हमारे पैर में, मांस में, मसल्स में दर्द होने लगा, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें भी पाए जाते कोशिका। मैं आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोशिका एक चैप्टर है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। मैं फिर से बताता हूँ, हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती है, असंख्य, गिनती नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे बॉडी के हर एक भाग में कोशिका पाई जाती है, और उसी कोशिका की वजह से हम दुनिया के सारे काम को कर पाते हैं। आज अगर आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमारे मुंह से आपके कानों तक आवाज जा रही है, तो ये जो हम बोल पा रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे, ये हमारा इंडिकेशन कर रहा है, कोशिका बोल पा रहा है। हम अगर थक जाएंगे, हमें पानी की जरूरत होगी, तो मुझे पानी की जरूरत नहीं होगी, हमारी कोशिका को होगी। जब वो पानी हम पिएंगे, हमारा कोशिका टंच होगा, मजबूत होगा, तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी बोलने की और आपको पढ़ाने की। समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब होता है तो पेशी कोशिका, हमारे बॉडी में जो मांसपेशियां, मांस है ना, मसल्स, इसमें भी पाई जाती है कोशिका, वो कोशिका थक जाती है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसकी वजह से हमारे मांस में दर्द होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है और हम थोड़ा रेस्ट मांगते हैं। यानी हमारी कोशिका को दर्द हो रहा है, हमें नहीं हो रहा। हमारे पेशी कोशिका के पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से वहां पे पेन होता है, दर्द होता है और ऊर्जा कम मिलती है, थक जाते हैं। चलिए क्लियर है, 2 बातें समझ में आई कि ग्लूकोज और पायरुवेट कोशिका द्रव में जब टूटता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ईस्ट में होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एक और जगह होती है, हमारे बॉडी के पेशी कोशिकाओं में, जहां पर लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा कम मिलती है। लैक्टिक अम्ल जब बनता है हमारी पेशी कोशिकाओं में, तो हमें वहां पे दर्द फील होता है। ठीक है। अब आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ये विखंडन होता है, ग्लूकोज और पायरुवेट जब आपस में टूटते हैं, ऑक्सीजन जब इसको मिलती है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस या फिर ऊर्जा फैक्ट्री भी कहते हैं।
तो यहां पर जो निर्माण होता है वो होता है CO2, जल और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा। अब ये CO2 जो बना उसको हम लोग छोड़ देते हैं नाक के द्वारा, जल हमारे पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में बैठे हुए हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा संचित हो जाता है, जमा हो जाता है ATP के रूप में, ठीक है। और वो ऊर्जा जमा होने के बाद हम सारे काम को कर पाते हैं और वो ऊर्जा जब खत्म हो जाती है फिर हम लोग ऐसे तो हम लोग रेस्पिरेशन करते रहते हैं, श्वसन करते रहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली अगर आपको एग्जाम्पल देखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी व्यक्ति का कुछ देर के लिए नाक मुंह बंद कर दीजिए, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दीजिए, उसको देखिए जब तक एनर्जी बना हुआ है तब तक वो अपना हाथ पैर मारेगा, जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी कोशिका की तो वो दम तोड़ देगा। समझ रहे? चलिए, आज इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक हमारा होगा मनुष्य श्वसन तंत्र के बारे में। यानी कि हम लोग जो है, हम लोगों के अंदर श्वसन की सारी प्रक्रिया, किस प्रकार से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, सारे प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा हो, ये हमारे बॉडी का है, हम लोगों के शरीर का एक फोटो है। हम इस डायग्राम के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्राप्त हो पाए। चलिए देखिए, सबसे पहले ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला। हम इस बॉडी से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा नासा द्वार है, ये जो देख रहे हैं ना आपका नाक का द्वार है, ये नासा द्वार। इस नाक के द्वारा हमने ऑक्सीजन को लिया, हमने सांस को लिया। सांस लेने के बाद ये सांस कहाँ जाता है, ग्रासनी के पास। यहाँ पे कुछ डायग्राम होता है, यहाँ पे कटोरे जैसा कुछ होता है, वो खुलता है, हवाएं अंदर जाती है। अब हवा हमारे कंठ के पास आती है, कंठ के पास आने के बाद श्वास नली में आती है। ये जो पूरा दिख रहा है श्वास नली है, ये क्या है, श्वास नली के पास आती है और श्वास नली से हवा श्वसनी के द्वारा होता है। ये श्वास नली आपको दो भाग में बटे हुए दिख रहे होंगे। ये दो भाग जो आपको दिख रहे हैं, देखिए क्लियर दिख रहा है, दो भाग में जो आपको दिख रहे हैं ये दो भाग, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने नाक के द्वारा लिया, जिसे हम नासा द्वार कहते हैं। वो हवा हमारे इस ओर की आती है, इस पेज पे आती है, जिसे हम ग्रासनी कहते हैं। यहाँ पे कुछ ढक्कन जैसा होता है जो खुलता है और हवाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। जाती कहाँ है, श्वास नली, यानी पहले कंठ के पास आती है, कंठ के बाद से श्वास नली, ये जो आपको दिख रहा है ट्रेकिया है, इसको इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं, इसमें जाती है। और यहां जाने के बाद ये दो सिरे में बट जाती है प्यारे बच्चों, दो सिरे में बट जाती है। उस दो सिरे को बोलते हैं श्वसनी। अब देखिए आगे का, जब ये श्वसनी में हवा आ जाता है, इस श्वसनी से कुछ सिराएं, कुछ संरचनाएं जुड़ी होती है। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा फेफड़ा का चिन्ह है, ये हमारा फेफड़ा है। और इस फेफड़े में, इसमें कुछ देखिएगा सिराएं जैसी निकली हुई आपको दिख रही है, ग्रीन और ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी सिराएं। इस सिरे को प्यारे बच्चे कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपिका। तो हमारी हवा नासा द्वार के द्वारा इस कुपिका तक जाती है। अब इस कुपिका में जाने के बाद हमारा जो रक्त है, बॉडी में हमारे ब्लड जो है, वो ब्लड आपको कुपिका तक जाती है और कुपिका से वो क्या ले लेती है, जिस ऑक्सीजन को हमने नाक के द्वारा लिया था ना, जो हवा हमने यहां तक पहुंचाया था, उस हवा को वहां से उठाता है खून, यानी कि ब्लड, रक्त वहां से उस हवा को उठाता है और हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं में वो, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ऑर्गेन है बेटा कि जो आपके पूरे बॉडी में रन करते रहता है। बाकी सारे पार्ट्स अपने जगह, फेफड़ा हो, दिल हो, जो भी चीज है, सब आंत हो, बड़ी आंत, छोटी, जितनी भी पार्ट्स अंदर के हैं सभी अपने जगह पे स्थिर है। इकलौता खून ही एक ऐसा अंग है जो पूरी शरीर में दौड़ता है। तो ब्लड क्या करता है, इस कुपिका से उस हवा को ले लेता है और उस हवा को ले करके ट्रेवलिंग करना शुरू करता है, पूरी बॉडी के कोशिकाओं में दे देता है। अब ये कोशिकाओं में देने के बाद कोशिकाओं में बैठे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव, वहां पर
विखंडन का काम होता है। और विखंडन करने के बाद, टूटने के बाद वहां पे निर्माण होता है CO2 गैस, जल और ऊर्जा। ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है, जल हमारे बॉडी के पसीने से बाहर आ जाता है, मैंने आपको बताया। और CO2 को फिर वापस वही खून लेकर के इस कुपिका तक पहुंचाता, और उस कुपिका से जुड़ा हुआ जो है ये श्वसनी, इस श्वसनी के द्वारा, श्वास नली के द्वारा कंठ होकर के हमारे नाक से बाहर निकल जाता। इतने सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। अब इसी चीज को थोड़ा देखिए यहाँ पे बताया गया है, समझिए। सबसे पहले क्या है, आपको यहां दिख रहा है मनुष्य श्वसन तंत्र, है ना, मानव का जो श्वसन तंत्र है। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को, यानी ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से शरीर में ले जाया जाता है, नाक के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाया जाता है। नाक में मौजूद होते हैं बारीक बाल, हमारे नाक के दोनों छिद्र में अंदर में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल का जो मेन रोल है, जब आप ऑक्सीजन नाक से लेते हो ना बाबू, उस ऑक्सीजन में बहुत सारे धूलकण पाए जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पाए जाते हैं, जो डस्ट को वो बाल रोकती है, अंदर की ओर जाने नहीं देती है। तो नाक में जो मौजूद बारीक बारीक बाल होते हैं ना, वो बाल आपकी हवा में मौजूद उस धूलकण को रोकते हैं, छानते हैं, फिल्ट्राइजेशन करते हैं, उसके बाद उस वायु को अंदर जाने देते हैं। तो बाल हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और नाक से हवा गले से होकर फेफड़ा तक जाती है, फेफड़ा तक हवा पहुंच गई। अब फेफड़ा में क्या है देखिए, अब बात करते हैं फेफड़े में गई, तो वायु मार्ग छोटे और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। वायु मार्ग छोटे छोटे नलिकाओं जैसी संरचना, जिसको कुपिका बोलते हैं, उसमें अंततः वह कुपिका में पहुंचती है। क्लियर लिखा हुआ है। चलिए, अब कुपिका में हमारी हवा पहुंच गई है, पहुंच गई। अब देखिए कुपिका, यह एक गुब्बारे जैसी एकदम बॉल, अभी हम फोटो दिखाएंगे, ऊपर में आप देख रहे होंगे, देखिए यहां आपको पिक दिख रहा होगा, ये बॉल के जैसे एकदम छोटे छोटे गेंद की जैसे बिल्कुल इसकी संरचना होती है। और यह एक गुब्बारे जैसी संरचना है, जो गैसों के यहीं पर इसी बॉल में गैसों का आदान प्रदान होता है। और कैसे होता है, तो जो कुपिका वाली बॉल है, उसमें पहले आपका ऑक्सीजन गया, वहां से आपका रक्त पूरी बॉडी के सेल को, पूरी बॉडी के कोशिकाओं को वो हवा दे देता है। वहां पे कोशिका के अंदर मौजूद कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे विखंडन होने के बाद वो जो है ऊर्जा को रख लेता है, जल हमारे पसीने के द्वारा बाहर आ जाते हैं। फिर वहां से वो ब्लड उठा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना, उसको उठा के उसी कुपिका में जाके पहुंचाते हैं, और कुपिका के माध्यम से निकल जाता है। तो इसीलिए बोला गया कुपिका से ही गैस लिया, और वहां से फिर लेकर के फिर कुपिका से गैसों का बाहर निकल जाना होता है। किस गैसों का, CO2 को। तो यानी कुपिका से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, एक सतह प्रदान करती है। चलिए, क्लियर है, समझ गए होंगे। तो आज ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, कुपिका की दीवारें, कुपिका की दीवारें प्यारे बच्चों रक्त वाहिकाओं के साथ जुड़ी होती है। मतलब हमारे ये जो कुपिका, अब देखिए फोटो क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार की बॉल जैसी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की बॉल जैसी संरचना होती है। इसी बॉल में आपको ऑक्सीजन हमारा आता है, और ये बिल्कुल रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती है, और यही रक्त नलिकाओं के द्वारा ब्लड इसकी ओर आती है, और ये लेकर के ऑक्सीजन को चले जाता है, फिर वापिस इसको CO2 यहाँ पे लाके छोड़ देता है। तो इसी बात, कुपिका की दीवारें रक्त वाहिकाओं के, कुपिका की दीवारें रक्त वाहिकाओं के साथ जुड़ी होती है। और फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, देखिए हम जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से खून लाल दिखता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, और रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, साथ ही रक्त सभी कोशिकाओं से CO2 लेकर के कुपिका में छोड़ देता है। जितनी बातें हमने बताई, वही बातें आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही होगी, तो आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जो हवा था, जिसको रक्त नलिकाओं ने, ये जो रक्त नलिकाएं हैं, ये जो ऑक्सीजन को उठाया था, वो इस रक्त नलिकाएं में रक्त है, रक्त नलिकाएं में तो रक्त होगी, उस रक्त में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जाकर वो ऑक्सीजन घुल जाता है, और रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, हमारे बॉडी के सारे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। साथ ही रक्त सभी कोशिकाओं से फिर वापिस ब्लड जो है, खून जो है, सभी कोशिकाओं से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर कुपिका में आकर के छोड़ देता है। और फिर कुपिका से जिस जिस माध्यम से वो आया था, किस किस माध्यम से, देखिए वो आया था श्वसनीय होकर के, जैसे कुपिका से ये श्वसनीय होकर के, श्वास नली होकर के, कंठ होकर के, फिर हमारे नाक से बाहर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। आई होप
कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये जो हमारा चैप्टर था वो बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो गया है। आई होप कि आपको मेरी क्लास, हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट की क्लास में मिलेंगे हम आपसे दोबारा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दिल थाम के बैठना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर परिवहन के साथ, वो भी बहुत मजेदार तरीका से मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे धन्यवाद। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है, हमारा अगर वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको सभी क्लास की सभी विषयों की वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही शानदार देसी स्टाइल में, धांसू स्टाइल में मिलने वाला है। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।